हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप ये देख रहे होंगे जूनियर जो है स्वाति शर्मा खड़ी हुई हैं। तो ये स्कैब भी मैं इसको लेकर आई हूँ कि आज भाई तुम भी यूट्यूब पे चलो, बहुत दिन हो गए तुम भी मिली नहीं हो। बोल दो, क्या बोलना। हेलो एवरीवन। ये ऐसी ही है, थोड़ी सी शर्मीली, प्यारी सी, है ना। आप सबको हेलो कह रही है और बेस्ट ऑफ लक कह दो सबको, आपके अपकमिंग इंटरव्यूज के लिए, एग्जाम्स के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक कह दो। बेस्ट ऑफ लक। चलो अब जाओ 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 जाओ, अपनी कुर्सी भी उठा के ले जाओ। जाओ कुर्सी, जाओ। हाँ जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टूअर दी फोर सीरीज। और डे 23 है और एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी टर्म्स। और मैं अब आप लोगों से कह रही हूँ, आज लिटरेरी टर्म्स का जो है वो लास्ट डे है और उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। पूरे 125 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस टेस्ट कराऊंगी। एक दिन में तो एक प्रैक्टिस टेस्ट नहीं हो पाएगा, हाफ एंड हाफ करके जो है वो करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट जो अब आपका सेशन लूंगी उसमें प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को करवाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस टेस्ट यूपीटीजीटी के जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके के मैं आप लोगों को अब मैं प्रैक्टिस टेस्ट जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूं। तो अगर जीतना है तो अपनी कमजोरियों को पहचानो और उस पर काम करिए। अगर जीतना है तो अपनी कमजोरियों को पहचान और उस पर काम कर। थोड़ा सा ज़्यादा क्रूड हो रहा है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उस पर काम करो। तो बिल्कुल सही बात है, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उस पर काम करिए। जो स्ट्रेंथ है वो तो हमेशा ही रहेगी। और यूपीटीजीटी इंग्लिश का पेड बैच 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस बैच, आप इसमें ऐप जो है वो इंग्लिश सूत्रा का डाउनलोड करिए। अभी जो है 14 मार्च से ही है, अभी इतना जो है उसमें कोर्स इतना नहीं हुआ है। और वैसे भी कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई भी जाती है तो उसका बैकअप जो है वो सभी स्टूडेंट्स के पास रहता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। और 7895937338 पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। दो तरीके के बैचेस हैं, एक ये लाइव बैच है और ये वीडियो बैच है जो टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB के 3 जो है वो वीडियो बैचेस हैं। ये जो बैचेस हैं ये वीडियो फॉर्म में हैं। ये जो पहले खत्म हुए बैचेस हैं उनके वीडियोस हैं, लाइव बैचेस के वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों को नोट्स आपको हार्ड कॉपी में कुरियर किए जाएंगे। और ये बैचेस बिल्कुल लाइव बैचेस की तरह ही हैं, बस इसमें लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं, वीडियो जो है वो लाइव क्लासेस के ही हैं। तो चलिए अब इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं ये लिटरेरी टर्म्स का आज सेशन करवा के उसके बाद पूरे प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कि फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये फादर ऑफ आवर कंट्री, ये किसी को क्या दिया गया है, किसी को विशेषण दिया गया है, एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। और एडजेक्टिव्स को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव्स को कहा जाता है एपिथेट। तो ये है क्या? दैट इज एन एपिथेट। तो ये है एपिथेट, ठीक है जी। उसके बाद a type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly far-fetched situations। एक ऐसी कॉमेडी जिसमें ridiculous और stereotyped का मतलब होता है एक से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो far-fetched और बहुत ही stupid silly conditions में होते हैं। इस तरीके की कॉमेडी अगर आप लोग देखें, slapstick कॉमेडीज भी होती हैं, तो उस जिसमें ऐसी फार्स एक ऐसी कॉमेडी जो होती है जिसमें पेट पकड़ पकड़ के जो है वो हंसते हैं। आप अगर इसमें लें तो जैसे मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है शेक्सपियर की, और ये इसके अलावा ये जो है ये फार्स का ही एग्जाम्पल है। तो ये कॉमेडी जो है टाइप ऑफ जिसमें मूर्ख और स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स फार फैचेड सिचुएशंस में इनग्रॉस्ड होते हैं, तो दैट इज फार्स। Now the next question is the use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, thing or place or an experience। एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जिससे वर्ड पिक्चर बनती है, उसे क्या कहते हैं? सिंबल, इमेजरी, एफरिज्म या सिमिली। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसका आंसर है इमेजरी। और ये देखिए, ये बुक है M.H. इब्राहिम्स की, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो इसमें उन्होंने बताया है कि ये इट इज द मोस्ट वेरिएबल टर्म इन मीनिंग।
इट्स एप्लीकेशंस रेंज ऑल द वे फ्रॉम द मेंटल पिक्चर्स जो बनती हैं उसे इमेजरी कहा जाता है। और सी डे लिविस ने अपनी बुक द पोइटिक इमेजेस में कहा है दैट एन इमेज इज अ पिक्चर मेड आउट ऑफ वर्ड्स। इमेज एक वो पिक्चर होती है जो वर्ड्स से बनती है। And that a poem may itself be an image composed from a multiplicity of images. पोएम में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, वर्ड पिक्चर्स बहुत सारी जो होती हैं। तो इसीलिए इमेजरी का मतलब होता है एक वर्ड पिक्चर। जो हम वर्ड पिक्चर बनाते हैं वर्ड्स की सहायता से जो एक पिक्चर बनती है, दैट इज नोन एज इमेजरी। Brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual। एक ऐसी स्टोरी जो किसी चीज का एग्जाम्पल देती है, किसी इंडिविजुअल का एग्जाम्पल देती है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है कि अगर हम कोई कहानी सुनाते हैं बीच में एक एग्जाम्पल देने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? एनेक्डोट जो है वो कहा जाता है। अभी मैं इसको भी आपको एम.एच. अब्राहम्स की बुक से ही क्लियर जो है वो बिल्कुल करना चाहूंगी। तो देखिए ये इसमें दिया हुआ है कि एनेक्डोट है क्या। तो the short story differs from the anecdote, the unelaborated narration of a single incident, in that, like the novel, it organizes the action, thought and dialogue of its character into the artful pattern of a plot directed towards particular effects on an audience। इसमें जो होता है कि ये जो एनेक्डोट होता है, आप इसका ये समझिए कि जब हम जो है इसमें पूरा नॉवल की तरह एक शॉर्ट पूरा एक प्लॉट और कैरेक्टर सारी चीज दी रहती है। एक उदाहरण के तौर पर जो कहानी सुनाई जाती है किसी चीज को समझाने के लिए, वो एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एनेक्डोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। यूबिसट मोटिव भी होता है, इसे कहते हैं एक विलाप का सॉन्ग जिसको किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसके लिए एक और है, जैसे इसमें ये कहते हैं कि ये किस में पाया जाता है, इसे कहते हैं वेयर आर दे और वेयर हैव दे गॉन, कहाँ चले गए वो लोग। तो एक इसको कहते हैं यूबिसेंट मोटिफ है, और एलिजी कहा जाता है उसको, सॉन्ग ऑफ सॉरो। एलिजी में मोनोडी होती है, यानी कि जो विलाप में जो होता है वो दैट इज बाय वन पर्सन। एलिजी की खासियत ये होती है, इट बिगिंस on a note of pessimism but it ends on a note of optimism। elegy, pastoral elegy भी होती है where a shepherd bewails over the death of, laments over the death of a fellow shepherd। तो ये जो song of sorrow है, इसे क्या कहते हैं? elegy। now the next one is octave is a sonnet consist of। ऑक्टेव इन अ सोनेट है, ये इज अ सोनेट नहीं, ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। पेट्रियार्कन सोनेट जो होता है, सोनेट जिसका जो ओरिजिन है वो इटली है। सोनेट सबसे पहले जो शुरू करे थे वो गियाकोमो दा लिंटिनी ने स्टार्ट करे थे, मगर फेमस बनाए थे पेट्रियार्क ने। ही यूज्ड टू राइट दीज सोनेट्स फॉर हिज बिलवेड लॉरा। और पेट्रियार्कन सोनेट का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, 8 लाइन का ऑक्टेव्स, 6 लाइन का सेस्टेट होता है। तो जो ऑक्टेव है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, उसको 4 लाइन के जो क्वाट्रेंस होते हैं उसमें, और 3 लाइन के जो सस्टेन है उसको टर्सेट्स में, सस्टेन को टर्सेट्स में डिवाइड जो है वो किया जाता है। तो ऑक्टेव जो है वो कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स। तो ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स। Which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement? Late 19th aesthetic movement में art for intellect's sake, art for God's sake, art for the masses, art for art's sake। इसका आंसर है art for art's sake। अब इसका मतलब क्या होता है? ला आर्ट लापो। इसका मतलब है कि आर्ट को आर्ट के नज़रिए से देखिए। Do not try to put any sort of moral values in it।
For example, if you are watching a work of art, don't try to put any sort of moral values in it, that we should not watch it, we should not praise it because it doesn't follow the standards of society. तो ये चीज जो aesthetic movement था, उसने कहा if something is beautiful, if something comes in the periphery of beauty, then it must be praised. उसको प्रेज किया जाना चाहिए बजाय इसके कि उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट किया जाए. तो आर्ट फॉर आर्ट सेक ये है, इस मूवमेंट का नाम है आर्ट फॉर आर्ट सेक. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस. एपिफेनी मीन्स, एपिफेनी का मतलब होता है रिविलेशन, एक बहुत रियलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस या रियलाइजेशन ऑफ समथिंग. तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, फैंसीफुल वर्ल्ड, सुपरनैचुरल वर्ल्ड. एपिफेनी का मतलब होता है भगवान की का प्रेजेंस का मैनिफेस्टेशन या किसी चीज का रियलाइजेशन, रिविलेशन, दैट इज एपिफेनी. व्हाट इज यूफनी? यूफनी का देखिए, ये जो इसका प्रीफिक्स है, यू मीन्स होता है गुड एंड या प्लेजेंट, और फोनी का मतलब होता है दैट साउंड. इसका जो ऑपोजिट होता है दैट्स कैकोफोनी. कैको मीन्स होता है कर्कश और फोनी मीन्स होता है साउंड. तो यूफनी मीन्स होता है दैट इज प्लेजेंट साउंड. यू मीन्स गुड. व्हाट इज बैरक? ये 2013 का क्वेश्चन है. बैरक जो होता है, इट्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग. इट इज कॉल्ड बैरक. बैरक मीन्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड बैरक. Who invented and popularized the phrase poetic justice? Just पहले इसको समझ लेते हैं कि poetic justice होता क्या है. Poetic justice का मतलब होता है अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा. That is known as poetic justice. यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो अंत में उसके साथ सब अच्छा ही होता है, बुरे के साथ बुरा होता है. ये जो टर्म है poetic justice, ये दिया गया था टॉमस राइमर के द्वारा. तो दिस टर्म वॉज coined बाय राइमर. What is soliloquy? An actor's secret thought uttered aloud. Secret speech, an actor's speech not to be heard by audience. An actor's speech meant for other characters too. An actor's speech. देखिए, अब पहला वाले में और तीसरे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. An actor's secret thought uttered aloud. An actor's speech not to be heard by audience. देखिए, एक्टर जो है, सोलिलकी का मतलब क्या होता है? सोलो मीन्स होता है अकेले और लोकुआ मीन्स होता है डायलॉग. अकेले खड़े होकर डायलॉग बोलना. एंड नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस. नहीं, सोलिलकी में ऑडियंस के द्वारा जो है वो सुना जाता है. ऑडियंस सुनते हैं, अदर कैरेक्टर्स नहीं सुनते हैं. तो भाई ये वाला नहीं होगा. सीक्रेट स्पीच नहीं हो सकती. आप दोगे तो सुनाओगे किसको? एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड. अगर ऑडियंस नहीं सुनेगी तो आप अपना जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बता किसे रहे हो? तो सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं होता. एन एक्टर स्पीच मेंट फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. नहीं, सोलिलकी में अकेले खड़े होके बोलता है और अदर एक्टर्स होते भी नहीं है. तो ये क्या होता है? एक्टर का सीक्रेट थॉट है अटर्ड अलाउड, जो वो ऑडियंस के सामने बोलता है सो दैट ऑडियंस में अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज जस्ट गोइंग, व्हाट द एक्टर इज गोइंग थ्रू. तो एक्टर का एक सीक्रेट थॉट जो वो ऑडियंस के सामने बोलता है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए. नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आगे होना क्या है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? रोमांटिसिज्म का मतलब ये क्या था? सारे बंधन तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो. ये रोमांटिसिज्म का मोटो था. लिबरलिज्म इन लिटरेचर, क्योंकि इससे पहले जो एज थी यानी कि न्यो क्लासिकल एज, उसमें एक ही चीज का बोलबाला था कि वट एवर बी द कंटेंट बट द फॉर्म ऑफ राइटिंग शुड बी, द राइटर शुड अदर टू द क्लासिकल राइटर्स. कि
भाई जब अगर इफ वी टॉक अबाउट द स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट शुड बी ओनली द स्टाइल ऑफ द क्लासिकल राइटर्स। तो नियम कानून बहुत ज्यादा जरूरी थे, कंटेंट कुछ भी हो मगर नियम जो है वो ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स को फॉलो करना। जब रोमांटिक एज आया तो उसका मतलब ये था कि डू नॉट फॉलो एनी रूल, जस्ट फॉलो योर ओन, फॉलो योर ओन, मतलब व्हाट एवर यू वांट टू, जो तुम करना चाहते हो वो करो। तो ये किसने कहा है? ये विक्टर ह्यूगो, लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया क्या? थियोडोर वर्ड्स, स्टंटन, प्लेटो, पीटर, नन ऑफ दीज। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या? वो देखो, अच्छा इसमें है ही नहीं वो, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था। विक्टर ह्यूगो ने कहा ना ये तो। नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, मुझे लगा ऑप्शन में गड़बड़ कर दी, मगर मैंने देखा कि इसमें उन्होंने ये क्वेश्चन दिया ही नहीं था, क्या आंसर ही नहीं दिया था। इसका आंसर एक्चुअली यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तो जो कहा गया है ये विक्टर ह्यूगो ने कहा है, ये तो विक्टर ह्यूगो के द्वारा कहा गया है कि लिबरलिज्म इन लिटरेचर, दैट्स वाज बाय विक्टर ह्यूगो। तो नन ऑफ दीज है इसका आंसर, वट एवर दे कंसिडर, मुझे नहीं पता उसमें उन्होंने क्या माना है, मगर मैंने सोचा कि भाई इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, कहीं ऑप्शन में गड़बड़ कर दियो लिखने में, लेकिन नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये विक्टर ह्यूगो के वर्ड्स थे। द टर्म नॉवल वॉज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। नॉवल जो लिया गया है इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है, अ लिटिल न्यू थिंग, तो नोवेला से ये लिया गया है, दैट इज नॉवल। Now the next question is, a lyric is, lyric क्या होता है? A long poem written in the form of an address, ये ode होता है। long poem तो ode भी नहीं होती, मगर हाँ lyrics लंबी होती है। A poem written in praise of God, ये hymns होते हैं यानी कि भजन। A short poem in which the poet expresses his her intense personal feelings, a triumphal song। तो भाई ऐसा है कि एक छोटी सी पोएम जिसमें एक ही इमोशन होता है और बहुत ही सब्जेक्टिव पोएम होती है, दैट इज कॉल्ड लिरिक। Simplicity, sweet music and melody are remarkable features of epic, ballad, ode, satire. Simplicity, sweet music and melody are remarkable features of, वैसे तो ये जो है ये बैलेड के भी हैं। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ, बैलेड के भी हो सकते हैं और ओड के भी हो सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन तो डाइसी हो गया, क्योंकि स्वीट म्यूजिक, मेलोडी एंड सिंप्लिसिटी बैलेड में भी होता है और ओड में भी होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये तो वो हो गया, दोनों में ही हो सकती है ये चीज़। तो वैसे उसमें ओड माना गया था, मगर दोनों में ही है। व्हाट इज असाइड? Addressed in words that the other actors are not supposed to hear. Addressed in words that the other actors are supposed to hear. Looking behind when one speaks, not paying attention. Aside होता है जब और एक्टर्स भी होते हैं और एक अपने मन की बात कहनी है, लेकिन दूसरे ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ दे आर नॉट लिसनिंग, कि वो सुन नहीं रहे। तो दैट इज नॉट मेंट फॉर अदर एक्टर्स, ऑल्दो द एक्टर्स आर प्रेजेंट ओवर द स्टेज, मगर वो ऐसा सपोज किया जाता है कि असाइड में वो सुन नहीं रहे। सोलिलकी में उसमें यह है कि सोलिलकी में जब वो बोलता है तो और एक्टर्स होते ही नहीं है, असाइड में और होते हैं, मगर वो ऐसे दिखाते हैं एज इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू इट। तो यहां पर इसका आंसर है अड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। Who wrote मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन जो ये बुक है ये किसने लिखी है? मेटाफिक्शन जो बुक लिखी है दैट इज बाय पेट्रिशिया वॉ। ये पेट्रिशिया वॉ के द्वारा लिखी गई है। मेटाफिक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप ऐसा समझिए कि एक राइटर एक नॉवल में एक नॉवलिस्ट एक और नॉवलिस्ट जो है नॉवल लिख रहा है और उसमें वो कैरेक्टर जो है खुद के बारे में ही और वो चीज लिख रहा है, तो मेटाफिक्शन है। जैसे एक इसकी एक उसमें बताया गया, एक बुक में भी है मेटाफिक्शन, कि जैसे एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का है कि वो एक जो
भाई एक इमेजिनरी कॉप है वो रियल लाइफ में आ जाता है और उसके साथ उसका बेटा भी आ जाता है, तो जो इमेजिनरी चीज है वो रियल में आकर उसको दिखाना, फिक्शन के थ्रू ही दिखाना, दैट इज कॉल्ड मेटाफिक्शन। हालांकि ये जो बुक है मेटाफिक्शन, दैट इज रिटन बाय पेट्रिशिया वॉ। डायर्ज मीन्स, डायर्ज क्या होता है? मृत्यु जो विलाप सॉन्ग होता है, लेमेंट सॉन्ग होता है, उसे डायर्ज कहते हैं। अब एलिजी और डायर्ज में क्या अंतर होता है? एलिजी मैंने अभी आपको बताया था कि वो शुरू होती है पैसिमिज्म पे, एंड होता है ऑप्टिमिज्म, इसमें एक सिंगल इमोशन होता है। डायर्ज में सिर्फ विलाप होता है, एलिजी में और थीम्स भी ली जाती हैं। एलिजी जो होती है मोनोडी होती है, डायर्ज थ्रेनडी भी होता है। तो ये है दैट इज सॉन्ग ऑफ ग्रीफ या सॉन्ग ऑफ लेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा रिमा इज अ स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। ओटावा रिमा, रिमा अगर आ गया इटालियन ओरिजिन है, ओटावा मीन्स 8, तो 8 लाइन के स्टेंजा को क्या कहा जाता है? दैट इज ओटावा रिमा। Identify the dramatist who does not belong to the group of dramatists known as university wits. पहली बात, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए जो लोग थे, उनको कहा जाता है। इनमें कौन जो है, इन्होंने खुद को ये नाम जो है वो नहीं दिया है, और ये इसमें नैश, ग्रीन, किड, पील, ये सब ये यूनिवर्सिटी विट्स में है, लेकिन साइरिल थॉर्नियर ये यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत हो जाता है, जैसे कभी बेन जॉनसन दिया रहता है कि जो है ये बेन जॉनसन का भी आ जाता है कि बेन जॉनसन भी इसमें, दैट इज ही इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सिटी विट्स। What do the novels Pamela, Clarissa, Shamila, Lady Susan share with each other? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। They are all picaresque novels. पिकारेस्क मतलब होता है द नॉवल अबाउट रग। दे आर ऑल ट्रेवलॉग्स, यानी कि जो ट्रेवल के बारे में बताते हैं। दे आर ऑल ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, दे आर ऑल एपिस्टलरी। तो इन नॉवेल्स में जो सब में एक खासियत है वो ये है कि ये सारे नॉवेल्स एपिस्टलरी नॉवेल्स है, यानी कि लेटर फॉर्म में लिखे हुए नॉवेल्स। अब ये एपिस्टलरी नॉवेल्स होते हैं, लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं। कहानी जो बढ़ती है आगे वो लेटर फॉर्म में बढ़ती है। लेटर्स, एक जो कैरेक्टर है उसने लेटर लिखा, उसके बाद उसका जवाब आया, तो कहानी इस तरीके से जो है एपिस्टलरी नॉवेल्स में बढ़ती है। तो इनमें कॉमन ये है कि ये सारे के सारे एपिस्टलरी नॉवेल्स हैं। Which of the following is not an elegy? Thyrsis, Lycidas, Endymion, In Memoriam. Lycidas मिल्टन ने लिखी है, आर्नल्ड ने लिखी है। थायरसिस, इन मेमोरियम जो है वो पता ही है सबको किसने ने लिखी है, टेनिसन ने। अब कौन सी जो है वो एलिजी नहीं है? दैट इज एंडीमियन। ये जॉन कीट्स की पोयम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसकी बेहद खूबसूरत जो है लाइन है। एंडीमियन जो है वो ब्रिंसिक शेफर्ड की कहानी है। तो ये जिसके लिए कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो इनमें से जो एलिजी नहीं है वो है एंडीमियन। And now the next question is, womanist is to feminism as purple is to lavender is a phrase। आपको पता है ये क्वेश्चन भी टीजीटी का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। womanist is to feminism as purple is to lavender is a phrase used by। तो ये जो है, ये पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये है क्या, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे बढ़ूंगी। एंड दैट इज, देखिए ये जो फ्रेज है, दिस फ्रेज ये एलिस वॉकर ने यूज किया है, और ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड एक्टिविस्ट थी। और उन्होंने एक जो नॉवल लिखा है द कलर पर्पल, जिसके लिए उन्हें जो है नेशनल बुक अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज मिला है। तो वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर इज अ फ्रेज यूज्ड बाय एलिस वॉकर। इसका मतलब ये है कि जो फेमिनिज्म है बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये किस में आया है? एक्चुअली ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया, आरपीएससी पीजीटी का क्वेश्चन है ये, वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म।
conceit and wit are the features of Victorian poetry, metaphysical poetry, sentimental poetry and romantic poetry. तो कंसीट एंड विट जो है वो किसके, कंसीट फार फैचेड इमेजेस और विट ये फीचर्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के, जॉन डन की पोएम्स वगैरह मेटाफिजिकल पोइट्री के. तो अब आप एक बार ये जो 25 क्वेश्चंस हैं एक बार मैं सारी स्क्रीन दिखा देती हूँ. और एक क्वेश्चन पे मैं अभी उस पे जिस पे मैंने ये कहा था कि भाई इसमें ओड और बैलेड दोनों हो सकता है, तो मुझे लगा था कि उसमें उन्होंने आंसर ओड दिया है, वो ओड नहीं है, उसका आंसर जो है वो बैलेड है. तो मैं भी इसमें बता ही देती हूँ बेकार में. हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 है सिंप्लिसिटी, क्योंकि मैं बोल ही रही थी कि ये बैलेड के है, मुझे लगा था कि उन्होंने आंसर में शायद बोर्ड ने इसको ओड माना, नहीं मैंने कहे थे ना इसमें कंफ्यूज हो रहे थे. तो सिंप्लिसिटी स्वीट, सादा बिल्कुल जो है सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी जो रिमार्केबल फीचर्स हैं वो किसके हैं, बैलेड के हैं. बैलेड लोक गीत जो होते हैं उसे उसका फीचर है. तो इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ, ये मेरा मार्क होने से रह गया था, तो दैट इज बैलेड. ठीक है जी. अब मैं जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं अब वो आगे मैं कराती हूँ. मैं अब मुझे जो करवाने हैं वो मैं आप लोगों को 10 मैंने जो हैं वो लिए हैं, क्या हैं वो, ये मैंने स्पॉटिंग द एरर्स वाले क्वेश्चंस लिए हैं. तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करवा देती हूँ. और इसको देखिए ये भी सब उसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में. बट वन थिंग हाउएवर हैड नॉट चेंज, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस निकालना है. यू शुड एक्ट लाइक मी, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक. और तो इसमें कौन सी सेंटेंस गलत है, पहले बी से लेते हैं. यू शुड नॉट एक्ट लाइक, यू शुड एक्ट लाइक मी, तो तुम्हें मेरी तरह एक्ट करना चाहिए, सही है. लाइक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है, सही है. इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहां पर हम मॉडल का यूज करते हैं, ये भी सही है. आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, जब टाइम बताना होता है तो अंटिल ही यूज करते हैं, यानी कि बी सी और डी बिल्कुल सही है. तो गलती किस में है, ए पार्ट में. बट वन थिंग हैड नॉट चेंज्ड, या तो बट लगाइए या हाउएवर लगाइए, फिर भी लेकिन एक ही बात है, तो दोनों में से एक ही चीज आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, वही गलती है. तो यहां पर बट या हाउएवर में से एक यूज किया जाए. Now question number 2. Identify the error part. Neither my brother nor my brother-in-law were able to help me. जब दो जो nouns हैं, दो या तीन nouns जो होते हैं, neither nor either or not only but also से जुड़ते हैं, तो हमें जो verb लगाना होता है वो और nor but also के बाद वाले noun के अकॉर्डिंग लगाना होता है. अब आप देखिए अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए, सिंगुलर है तो सब वर्ब सिंगुलर लगाइए. अब हमारा यहां पर ये जो है वो सिंगुलर है, ब्रदर इन लॉ भी सिंगुलर है, नहीं तो ब्रदर्स इन लॉ होता, तो यानी कि ये भी सिंगुलर है, तो इसीलिए यहां वर एबल टू नहीं आएगा, यहां आएगा वॉज एबल टू. क्या आएगा, वॉज एबल टू हेल्प मी. These kind of apparel seems to be expensive but it is relatively affordable to maintain. These kind के पहले these नहीं लगता, this लगता है. This kind of, क्योंकि kind यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर भी these नहीं this का यूज करेंगे. This kind of apparel seems to be expensive but it is relatively affordable. relatively के बाद जो है अफोर्डेबल लगाया है कि तो ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही यूज किया जाता है. इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द, ये 2021 का ही क्वेश्चन है. इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन द अराइवल. यहां तक ठीक है, इट वॉज मीरा जिसने सजेस्ट किया यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच. ईच के बाद जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है वो सिंगुलर हो जाता है, तो ईच के हिसाब से ऑन हिज अराइवल जो है वो यूज किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 35 वैसे 5वां है क्वेश्चन ये. एज फार एज द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंसर्न, this is luckily a subject on which opinion do not stop at political boundaries. Thinking people of Europe are just as disturbed by the depletion of Indian wildlife as we are.
As far as the expert of wildlife is concerned, this is luckily a subject on which opinion do not stop. यहाँ बात की जा रही है ओपिनियन की. ओपिनियन क्या हो गया? सिंगुलर. तो यहाँ पर do not की जगह आएगा does not. ठीक है, तो यहां आएगा ओपिनियन. दिस इज लकीली अ सब्जेक्ट ऑन विच ओपिनियन डज नॉट स्टॉप एट पॉलिटिकल बाउंड्रीज. तो जनरल साइंस में बात कर रहे हैं तो ओपिनियन के साथ फिर सिंगुलर वर्ब डज नॉट का यूज, डज का यूज किया जाएगा. इफ यू विल ईट योर फूड यू विल बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट. जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो हमेशा कंडीशनल क्लॉज में कभी भी हम विल शैल का यूज नहीं करते. वो इंडेफिनेट टेंस में बनता है. एक ऐसी कंडीशन जिसके शर्त पूरी होने के बाद उसका रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कंडीशन पर रिजल्ट आधारित होता है, तो वहां पर हम उस कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाते हैं. अगर ऑटोमेटिक कंडीशन होती है, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, वहां पर दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है. लेकिन जहां पर एक ही होती है कि अगर ये काम करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. तो जो कंडीशन वाला क्लॉज है वो इंडेफिनेट में और जो रिजल्ट वाला क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में बनता है. तो यहां पर इफ यू ईट योर फूड यू विल बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट. If I would have been there, I certainly would have taken care of the problem. ये कंडीशनल क्लॉज, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये टाइप 3 कंडीशनल है. यहाँ पे 3 तरीके कंडीशनल्स होते हैं, प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल, परफेक्ट जो है परफेक्ट कंडीशनल. परफेक्ट कंडीशनल होता है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर किसी कारणवश हो नहीं का होता. ये पास्ट की सिचुएशन के बारे में होता है. यहाँ पे जो इफ वाली बात होती है वो बताती है कि पास्ट में कुछ हो सकता था जिसमें हम कुछ कर सकते थे, रिजल्ट होता है मगर हम कर नहीं पाए. तो यहाँ पे इसे हैड से बनाते हैं, या तो हैड आप इन्वर्जन फॉर्म में यूज करते हैं. तो यहाँ पे इफ आई वुड हैव बीन देयर, तो यहाँ ये नहीं होगा इफ आई हैड बीन देयर, तो वुड हैव की जगह यहाँ लगेगा इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम. Question number 38. The principal of the college, together with some other teachers, are planning to organize an on-the-spot painting competition. The principal of the college, together with some other teachers, जब together with, along with, ये सब as well as वगैरह लगता है तो उसके जो just पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते. The principal of the college एक की बात की जा रही है, it together with से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस जो है बात प्रिंसिपल की हो रही है इसलिए वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर. As there are only one taxi available, I have no other alternative but to pay the fare demanded by the driver. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है. इसको मैं एक बार जरा देखना चाहूंगी क्या है इस क्वेश्चन में, कहीं कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कर रखी. Just give me some time. मुझे ये लगा कि ये जो है इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन नहीं हो सकता कि देयर के साथ आर, कहीं मुझे लगा कि कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है कि इतनी सिंपल सी गलती हो. मगर यही जो है ये क्वेश्चन एक बार ये भी देख के बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं किसी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है. ये तो ये क्यों दे रखा है? ये किसी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अब आपको भी सामने गलती वैसे दिख रही होगी तभी मुझे भी लगा कि इतने सिंपल या तो टाइपिंग मिस्टेक है क्या है. एज देयर आर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर. तो आप देख ही रहे हैं ओनली वन टैक्सी कह रहे हैं, तो एज देयर इज यहां पर ये जो सब्जेक्ट है वो टैक्सी है तो इसीलिए यहां इज आएगा. भाई ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि वैसे आ सकते हैं मगर फिर भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखिए. ये यू विल ईदर हैव टू इंप्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल. ईदर और नीदर नॉर का एक ये रूल होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, कि जो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो और के बाद, नॉर के बाद या बट ऑल्सो के बाद आता है, वही ईदर के बाद, नीदर और नॉट ओनली के बाद आता है. तो अब आप यहाँ पे ये देखिए और के बाद प्रोनाउन लगा हुआ है
तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो यू है, तो यहाँ पर आएगा ईदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर इसको या तो ऐसे करें या इस तरीके से, यू विल ईदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क, आई शैल हैव टू, और आई शैल, ये यही होगा क्योंकि और के बाद जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है वही ईदर के बाद आएगा, तो इसलिए आएगा कि ईदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस। तो ये आपका आएगा यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसमें ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर ये इसको उठाएंगे ईदर को और यहाँ लगा देंगे, तो ए पार्ट में। तो ये हुए आपके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने आज ड्रॉप कर दिए हैं और जो है मैंने मतलब ये 10 क्वेश्चन ही थे, वो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं बस। और आज जो है ये सेशन जो है वो आज का इतना ही था, और बाकी का जो सेशन है वो मैं अब आप लोगों को अब ये यहीं पे समाप्त करते हुए अब मैं प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोगों के लूँगी, जैसे आप भी इंटरेस्ट लेके हाँ भाई हम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें मैं आपको समय भी दिया करूँगी कि भैया जब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो प्रैक्टिस टेस्ट अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे और आप लोगों के लिए 125 क्वेश्चन के प्रैक्टिस टेस्ट आधे एक दिन इस तरीके से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट के साथ।